अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको डर लगता है और आपको खौफ आता है ऐसी स्टोरी सुनते हुए, तो बेहतर यह है कि आप इस स्टोरी को ना सुनें, क्योंकि ये स्टोरीज आगे बहुत खौफनाक होने वाली। ऐसा ना हो आपको डर लगने लगे। बेहतर यह है कि अगर आपने कमरे की लाइट ऑफ कर रखी है और आपने अगर ये स्टोरी सुननी है तो लाइट को ऑन कर लें और एक दफा अपने बेड के नीचे भी देख लें कि आपके अलावा इस कमरे में कोई और तो नहीं, या आपके बेड के नीचे कोई है तो नहीं। आयतुल कुर्सी का हिसार मान लें, क्योंकि सुना जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आती है और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की। मेरा नाम राणा शामू है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। एक कंपनी है जिसमें मैं ट्रक चलाता हूँ। मैं उस कंपनी का नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये कंपनी के रूल्स होते हैं। मेरा रूट सरगोदा से सिंध तक है। मुझे अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है उस रूट पर चलते हुए। इससे पहले मैं कभी भी इतने लंबे रूट पर नहीं चला। तो मैं एक दिन कंपनी गया। वहां पर बाकायदा हमारा एक कमरा होता है जहां पर हम सब बैठते हैं। तो मुझे कॉल आती है कि आपने सामान लेकर मुल्तान जाना। तकरीबन 5 बजे मुझे कॉल आई थी और मैं वही रूम में था। तो मैंने अपने साथी से कहा कि तुम ये ट्रक ले जाओ और जाकर गोदाम में लगाओ, माल की लोडिंग भी करवा लो। अब मैंने माल वगैरह लोड करवाया। तकरीबन 9 बजे हम मुल्तान के लिए निकल गए। हमारे पास इतनी रकम होती है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मसला मसाइल बन जाए गाड़ी के साथ या हमारे साथ, तो हम खुद से मैनेज कर लेते हैं। निकलते निकलते हमें 9 सवा 9 हो गए। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह भी साथ रख लिए कि शायद मुझे वहां पर 1-2 दिन लग जाए, क्योंकि मुल्तान में भी हमारी कंपनी का ऑफिस है। सरगोदा के लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर कंपनी है। अदनान भाई, हम लोग अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। मैं सियाल मोड़ गया और वहां से मुल्तान के लिए मोटरवे थी। वहां तक आते आते हमें 10 हो गए थे और जैसे ही हम लोग मोटरवे पर चढ़े, मैं और मेरा साथी जा रहे हैं। हमने हल्का फुल्का सा म्यूजिक लगाया हुआ है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है। हमने तकरीबन 3-4 घंटे का सफर कर लिया था। अब जिस इलाके से हम गुजर रहे थे वहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तो अचानक हमारा ट्रक झटके खाकर बंद हो गया। अब जहां पर हम खड़े थे वहां हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमें पता था कि मोटरवे है और हम कॉल वगैरह करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैंने 130 पर कॉल की। खैर, हमें रिस्पॉन्स आया। इन्होंने कहा कि जहां आप खड़े हैं वहीं तक हमें पहुंचने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। उस आधे घंटे में अदनान भाई, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं नीचे उतरा, मेरा साथी ऊपर बैठा रहा। मैंने उसको दोबारा बुलाया कि उमर नीचे आओ, गाड़ी को चेक करते हैं। और जब हम गाड़ी चेक करने लगे तो हमें बाकायदा वहां पर हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हमने ज्यादा गौर नहीं किया। गाड़ी चेक करने के बाद उमर ने मुझे कहा कि मुझे वॉशरूम आया है। मैंने कहा कि ठीक है, जाके वॉशरूम करके आओ। तो उसने थोड़ा साइड पर जाकर वॉशरूम किया। मैं वहां पर गाड़ी के पास खड़ा गाड़ी को चेक कर रहा था। उसको गए हुए 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट और फिर 20 मिनट गुजर गए, मगर वो वापस नहीं आया। तो मैंने सोचा कि ये अभी साथ ही तो खड़ा था, तो ये कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। हमारे पास से गाड़ियां ओवरटेक कर रही थी, मगर आपको पता है कि रात का टाइम हो और फैमिलीज साथ हो तो कोई भी नहीं रुकता। अब मुझे अल्लाह का आसरा था और दूसरा ये भी कि मैंने पुलिस को कॉल की है, तो वो लोग भी पहुंच जाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और 20 मिनट गुजरने के बाद फिर मैंने हिम्मत की और आसपास जाकर उसे आवाज दी, उमर, उमर। मैंने 2-3 बार उसे आवाज दी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं वहां से नीचे उतरा हूं। नीचे उतर कर देखा तो जो मेरा साथी था, तो आप ऐसे कह लें कि जैसे एक मुर्दा लाश होती है, उसी तरह से नीचे गिरा हुआ था।
اس کے پورے جسم اور چہرے پر مٹی ہی مٹی تھی۔ میں نے اس کو ہلایا، اوپر اٹھایا، اس سے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ وہاں پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں گھیر لیا ہے، قدموں کی آوازیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دان بھائی، میں نے ہمت کی اور اسے اٹھایا، اور اسے اٹھانے کے دوران آپ یقین کریں کہ مجھے بھی 3 سے 4 تھپڑ پڑے، اور وہ تھپڑ مجھے ایسے پڑے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے تھپڑ پڑے تو میری چیخوں پکار شروع ہو گئی۔ میں نے ہمت کی، آیت الکرسی پڑھی، جو کچھ بھی آتا تھا وہ سب پڑھا، اللہ کا نام لیتے رہے اور زور زور سے اللہ اکبر کہتے رہے، اور کرتے کرتے میں اسی گاڑی کے پاس لے کر آ گیا، اور ایسی کنڈیشن تھی کہ پیچھے سے کسی نے میری قمیض کا پلہ پکڑا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہو کہ بس نہیں جانا۔ اور پھر اتنے میں مجھے جو کچھ بھی یاد آیا، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر اپنے اور اس کے اوپر اثار باندھ لیا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا، اور جو اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی وہ گزرنا بھی بند ہو گئی۔ کرتے کرتے ہمیں رات کے 12 بج گئے، مگر ٹریفک پولیس والے نہیں آئے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی لوکیشن بھیجیں، ہم آتے ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو کسی نے ہمارے ٹرک پر اتنے پتھر برسائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر میں آپ کو اپنے ٹرک کی تصویریں یا ویڈیو بھیجوں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کسی نے ہم پر گولیاں چلا دی کہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں نے اپنی ساتھی کے منہ پر پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے، اسے ہوش دلایا اور اسے کہا کہ بیوقوف، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم آگے کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ استاد جی، میں واش روم کرنے گیا ہوں، اور جیسے ہی میں نے واش روم کیا ہے تو پتہ نہیں کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، مجھے کسی نے تھپڑ مارا اور مجھے اتنا گھسیٹا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہا۔ اس کے کپڑے تک پھٹ گئے تھے۔ جب تھپڑ اسے پڑے اور مجھے پڑے، اگر 4 بندے بھی آپ کو مل کر مارے تو اس تھپڑ کا بھی اتنا اثر نہیں ہوگا۔ وہ تو پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو ہمارے کام آ گئی۔ ہماری گاڑی کے چاروں طرف سائے ہی سائے تھے۔ میرے ٹرک کے اندر جو کیبن کی لائٹ ہوتی ہے وہ بھی بند کر دی، بالکل اندھیرا کر دیا۔ میں اپنے ساتھی کو جب پکڑوں تو وہ مجھے کہے کہ استاد جی، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ اوف، انسان کی وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، اور میں اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو، اپنا منہ نیچے کرو اور اللہ اللہ کرو۔ ہمارے ٹرک کے دروازے بند تھے تو کوئی ان لاکس کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اسے بس کھولوں اور کسی طرح سے انہیں باہر نکالوں، جیسے کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے آ رہا ہو۔ میں نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا جو ساتھی تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، کیونکہ جب لائٹ بند ہو، کیبن بند ہو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اور پھر اچانک سے ہمارا دروازہ کھلتا ہے۔ مجھے اس ٹائم اپنی پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ، اب بس تو ہی ہے۔ اس لیے میں ٹرک کا کیبن کھلتا ہے اور میرا ساتھی اس طرح سے بھاگتا ہے جیسے کہ بھاگنے کا حق ہو، جیسے کوئی کسی کو پکڑ رہا ہو۔ تو عدنان بھائی، میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میں اسے بلا رہا تھا، عمر عمر۔ میں اسے جتنا بلاؤں وہ اور جھاڑیوں کے اندر جائے، اور پھر ایسے کرتے کرتے وہ نیچے گرا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا تو کسی چیز نے اسے اوپر ہوا میں اٹھایا ہوا تھا، گردن سے پکڑ کے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اب بھی ختم کر دے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں عمر کو کیسے بچاؤں۔ اگر میں آگے چاہتا تو مجھے منہ پر تھپڑ پڑتا تھا، مگر میں وہاں پر مسلسل پڑتا رہا، اور پھر وہ ایک دم سے نیچے گرا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا
مگر پھر سے وہی سین جیسے چاروں طرف کوئی ہے اور پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ میں اس کو گرتے گراتے واپس گاڑی تک لے کر آیا اور میں نے دیکھا کہ پولیس والے بھی آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھائی ہم کب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کدھر ہو؟ تو میں نے کہا، بھائی ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم لوگ یہاں پر زندگی اور موت کے منہ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم نے جیسے تیسے کر کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اس ٹائم بھی ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے بھی انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ جب ڈاکٹروں نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کسی نے اس کا گلا دبا کر رکھا ہے؟ تو میں نے وہاں پر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عدنان بھائی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اتنے میں ہماری کمپنی کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے ہمارے لیے گاڑی بھیج دی۔ میں اس کو لے کر واپس آیا۔ اس ٹائم وہ کچھ ہوش میں تھا۔ ہم لوگ گھر آئے، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، میرا جسم بالکل ٹوٹ رہا تھا، مجھے اپنی ہوش نہیں تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی عمر کا تھا، جو بھی تھا مگر میرے بھائی کی طرح تھا۔ میں نہیں جانتا عدنان بھائی اس سے کیا ہوا۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ رات کے ٹائم اچانک وہ اٹھا ہے اور اوپر چھت پہ گیا اور اوپر زور زور سے چیخے مارنے لگ گیا۔ اس کے بعد اس کا علاج وغیرہ کروایا ہے، اس نے بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر جب اس پر حاضری ہوئی تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی۔ اس نے کہا، میں اسے مار دوں گا، اس نے میرا بچہ مارا، اس نے جہاں جا کر واش روم کیا تھا وہاں میرا بچہ تھا اور یہ جا کر میرے بچے کے اوپر بیٹھ کر واش روم کر کے آیا۔ عدنان بھائی میرا وہ پیارا ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تقریباً 3-4 دن پہلے اس کا جنازہ تھا۔ اس بات کو تقریباً 10 دن ہو گئے اور پھر میرا ڈرائیونگ سے دل ہی اٹھ گیا اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں بالکل بھی لمبے روٹ پر نہیں جاتا، اب بس اپنے شہر کے اندر ہی کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے والوں کو ایسا لگے کہ شاید میں اپنے پاس سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو سنا رہا ہوں، جس پہ گزرتی ہے بس اسے ہی پتا ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ عدنان بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو بھائی بہت افسوس ہے، پوری ہمدردی آپ سے اور اس کے گھر والوں سے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل دے اور اس کے درجات بلند فرمائے۔ بس دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں اور جتنے لوگ کہانی سن رہے ہیں اس بھائی کے لیے دعا کریں۔ تو دوستو یہ سٹوریز صرف سٹوریز نہیں ہوتی، میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ لیسن ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم کبھی کبھار ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ ظاہر یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن دیکھیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں اس دنیا میں ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ مانا یہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے آس پاس نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ بہت کثیر تعداد میں، جہاں تک میری نالج ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، اچھے جنات اور برے جنات۔ برے جنات تو برے ہوتے ہی ہیں، وہ آپ کو تنگ کریں گے ہی، اگر خدا نخواستہ آپ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہیں اور ایسی جگہ چلے گئے ہیں تو وہ ٹائم نہیں لگاتے آپ پہ حاوی ہونے میں۔ اور اچھے جنات بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی صاحب علم نے کہا تھا کہ جب اچھے جنات آپ ان کی ایسی جگہ چلے جاتے ہو جہاں پہ وہ عبادت کر رہے ہیں، وہاں مصروف ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے میں، تو آپ غلطی سے ان کی جگہ پہ چلے گئے، ان کی عبادت میں خلل آ گیا، تب بھی وہ آپ پہ غصہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سٹوری ہے جس میں بچے بیٹھے، دیکھیں سنسان جگہیں، ویران جگہ، ایسی جگہ ان چیزوں کا مسکن ہوتی ہیں۔ جتنی بھی سٹوریز جہاں تک اب تک کا ایکسپیرینس ہے، جتنی بھی سٹوریز میں نریٹ کر چکا ہوں، میں نے جتنا سیکھا ہے نا اس میں یہی ہے کہ جب بھی ایسی ویران اور سنسان جگہوں پہ جائیں تو پہلے اونچی آواز میں کہہ دیں کہ اگر یہاں پر اللہ کی کوئی اور مخلوق ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں،
मैंने यहाँ से गुजरना है, मैंने वट एवर जो भी करना है, आप एक दफ़ा बोल दो, एक अनाउंस कर दो मुझे। माना थोड़ा डर लगता है जब ऐसी सुनसान जगहों पे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद ट्रिप पे निकलता हूँ और रात भर मुझे ऐसी जगहों पर रुकना पड़ जाता है, सुनसान जगहों पे, फिर मैं भी ऊंची आवाज़ में बोल देता हूँ। हाँ, थोड़ा दिल में डर आता है कि कोई चीज़ अपना आप जाहिर ना कर दे, लेकिन देखें खुदा न ख्वास्ता उसके बाद आप जैसे ये भी स्टोरी थी, कोई बच्चे पे चढ़ गया और बच्चा मर गया उसका जिन का, तो इससे तो बेहतर है ना अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे, अल्लाह बचाए ऐसी मखलूक से जो फिर जान नहीं छोड़ती। कुछ लोग आके कमेंट बॉक्स में बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत बोलते हैं ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। मैं पढ़ लेता हूँ, वो अलग बात है, मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर मैंने वो वॉइसेस आपसे शेयर करना शुरू कर दी ना, जो लोग मुझे मना करते हैं आप अपनी वॉइस में करिएगा, हमारा नाम ना आए या हमारी वॉइस ना जाए, आप यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरीज जब वो मुझे भेजते हैं और मैं सुनता हूँ ना, मैं क्या फेस करता हूँ, किसी की क्या क्या कंडीशन है, अल्लाह बचाए, दुनिया बहुत तकलीफ में है, बस अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। तो अगर वो लोग, मैं सबको मुखातिब नहीं कर रहा, वो लोग जो कमेंट बॉक्स में आके अन्य वाह लिख देते हैं, फेक या झूठी स्टोरी, या ये अपने पास से बना रहा है, या ब्ला ब्ला जो भी, तो भाई अल्लाह ही हाफिज आपका। अगर आप इन मखलूकात को झुटला रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप समझदार हैं। खैर बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपनी कज़न की कहानी शेयर करूंगा, उम्मीद है कि आपके लिसनर्स को पसंद। मेरा नाम जाहिर है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो कज़न है वो मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करती है। वो एक गांव में रहती हैं। उन्हें चीज़ों के असरात की वजह से उन्होंने अपने वालिद साहब को खो दिया, अपनी वालदा को खो दिया, और उसी चीज़ की वजह से उन्हें एक बार तलाक हो चुकी है और दूसरी शादी भी तलाक के दिहाने पर खड़ी है। ये बात आज से 4-4.5 साल पहले की है। आपको पता है कि गांव में ऐसे होता है कि लोगों ने गाय भैंसें रखी होती हैं, उनको चारा डालने के लिए सारे बहन भाई मिल के बाहर से चारा लेने के लिए जाते हैं और खुद से ही जानवरों का ख्याल रखते हैं। मेरी वो कज़न एक दफ़ा ऐसे ही अपने वालिद साहब के साथ गए। पहले तो वो अक्सर सुबह के टाइम जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो शाम के टाइम गई तो होता कुछ इस तरह है कि इन्हें चारा इकट्ठा करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया। आपको पता है कि जहाँ पर चारा होता है या माल्टे के बाग होते हैं, वहाँ अक्सर इन मखलूकात का बसेरा होता है। वो बताती हैं कि सूरज ढलने लग गया और अचानक मुझे एक तरफ से खुशबू आने लग गई। मैं बाग में बैठी हुई थी, हम लोगों ने चारा वगैरह इकट्ठा किया हुआ था। वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, उनके साथ उनकी दूसरी बहन भी थी। वो बताती है कि जैसे ही वो खुशबू मुझे महसूस हुई, मैंने उस तरह की खुशबू आज तक कभी महसूस नहीं की। मैं उस खुशबू की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर मैंने देखा तो आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। उससे पहले कि मैं उसके करीब पहुंचती, मुझे पीछे से बहन ने आवाज दी। उसने मुझे बुलाया। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, बस मैं आ रही हूं। और जैसे ही मैंने मुड़कर वापस देखा, वो लड़का वहां से गायब था। यहां से ही इन चीजों की शुरुआत होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लग गए और 4-5 दिन बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। उसे बुखार हो गया। उस टाइम पे उसके वालिद और वालदा जिंदा थे। वो अपने कमरे में सोई हुई थी, जबकि उसकी वालदा कमरे में दाखिल हुई तो वो क्या देखती हैं कि उनकी बेटी यानी मेरी कज़न हवा में मुअल्लक है। रात का टाइम था। पप्पो ये देखकर हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, और जिस तरह से एक पंखा घूमता है वो उसी तरह से घूमना शुरू हो गई। पप्पो का एक ही बेटा है, इजाज। तो इन्होंने जल्दी से अपने बेटे को आवाज दी। उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। छोटी बहन को भी बुलाया और उसकी भाभी को भी बुलाया। जब वो सारे आए तो वो देखकर घबरा गए। वो दुआएं कलमात पढ़ने लग गए और माफिया मांगने लग गए कि तुम जो भी हो, जो चीज भी हो, हमारी बच्ची को छोड़ दो। मगर वो चीज उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी।
तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ये सारी चीजें चलती रही। कभी वो घूम रही है, कभी मर्दों की आवाज में हंस रही है। तकरीबन 10 मिनट तक जब हुप्पो और बाकी सब मुसलसल कुरानी आयात और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहे तो वो एकदम से रुक गई और धड़ाम से अपनी चारपाई पर गिरी। उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए और आपको पता है कि गांव वाले इस बात पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। सुबह उठकर पप्पू ने अपने भाई को फोन किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ मस्जिद में एक आलिम है, वो इस चीज का इल्म रखते हैं, तो हम इनको दिखाते हैं। तो 2 दिन के बाद वो आलिम साहब उनके घर आए। वो सरगोदा से ट्रैवल करके उनके घर गए। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। उसके अंदर से एक मर्द की आवाज आ रही थी। तुम लोगों ने किसको बुलाया है? कौन है ये? इसको बोलो यहाँ से दफा हो जाए, मैं इसको मार दूंगा, तुम लोगों को भी मार दूंगा। जैसे कोई किसी के आने से घबरा जाता है तो वो ये चीज भी उनके आने से वैसे ही घबरा गई और परेशान हो गई। तो फिर आलिम साहब ने इस मखलूक से बात की तो उस जिन ने बताया, इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया हुआ था और मैं इसकी खुशबू सूंघ के इसकी तरफ आया हूँ और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैंने इसको नहीं छोड़ना। तो मेरे जो कजिन है इजाज भाई, वो मुझे बताते हैं कि मुझे जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं हुआ जितना मुझे उस टाइम खौफ महसूस हुआ जब मेरी बहन इस मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं डर रहा था कि कहीं ये मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आलिम साहब ने इन जिन को बहुत ही कंफ्यूज करने की कोशिश की, मगर उसकी एक ही बात थी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वक्ती तौर पर तो उन्होंने इसे दम वगैरह किया, उस पे पानी वगैरह छिड़का तो उस टाइम वो चला गया। फिर आलिम साहब ने एक तावीज बना कर दिया कि अब इसे ये पहनाया और पानी दम करके दिया और कहा कि इसको ये पानी पिलाते रहे। तावीज इसके बाजू पर बांध दें और ये पानी घर के चारों तरफ छिड़क दें। अब आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि उनके घर का नक्शा भी बहुत अजीब सा था। दरवाजे से अंदर एंटर होते ही तो घास काटने वाली जगह थी। एक तरफ भैंसों का बड़ा सा मैदान है और वहां से एक दरवाजा बाहर की तरफ निकल रहा है जहां पर माल्टों के बाग हैं और गन्ने के खेत हैं। कोई भी उधर से आ जा सकता है। उनके घर में 3 कमरे हैं। आपको अंदाजा होगा कि गांव में घर किस तरह के होते हैं। तो उनके घर का माहौल भी डरावना सा है। अगर कोई भी बंदा वहां जाए तो पहली रात तो वो डर जाता था, वहां पर उसे नींद ही नहीं आती थी। खैर पप्पू ने वो ताबीज उसके बाजू पर बांध दिया, उसे वो पानी पिलाना भी शुरू की। तकरीबन 3-4 दिन अच्छे गुजर गए तो मेरे कजन नहाने के लिए गई। उसने तावीज उतार कर रख दिया, जबकि मौलवी साहब ने मना भी किया था कि आपने किसी सूरत भी तावीज नहीं निकालना, मगर उसने कहा कि नहीं मैं नहा रही हूँ, तो नहाते हुए बेदबी होती है, तो इस वजह से उसने उतार दिया। रात को फिर से वही सीन हुआ। रात को जैसे ही 12-1 का टाइम हुआ, इजाज भाई के 2 बेटे हैं और एक उनकी बड़ी बेटी है। तो इजाज भाई बताते हैं कि आधी रात को अंदर से उनकी बेटी के जोर जोर से चीखने की आवाज आती। तो हमारे पंजाब वालों की आदत है कि हम छत पर चारपाइयां डाल के सोते हैं या फिर सहन में चारपाइयां डाल लेते हैं। तो लोग भी सहन में चारपाइयां डाल के सो रहे थे। तो उनकी बेटी की बहुत आवाज आ रही थी कमरे से। उठते हैं और सोचते हैं कि उसकी इतनी आवाज क्यों आ रही है। जैसे ही भाग कर अंदर पहुंचे हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी बहन ने उनकी बेटी को दीवार के साथ अपने हाथों में ऊपर हवा में मुल्लक किया हुआ है। वो चीख रहे हैं और नीचे से वो मर्दाना आवाज में बोल रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम अपने बाप को चुगलियां करती हो मेरी। मैं बताऊंगी तुम्हें, तुम सब्र करो, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। तो इजाज भाई कलमात वगैरह पढ़ना शुरू हो गए और उसे कहते हैं, छोड़ो मेरी बेटी को,
तो इसने एजाज भाई को भी उठा कर पटक दिया। तो एजाज भाई उठे हैं, उन्होंने जाकर अपने अब्बा और वालिदा को बुलाया। उन्होंने फौरन एक और आलिम साहब को, जो कि उनके नज़दीक थे, घर वालों को पता नहीं था कि उसने तावीज़ पहना हुआ है कि नहीं। उन्होंने समझा कि अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इसका कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक और आलिम साहब को बुलाया और वो फौरन से उनके घर आ गए, क्योंकि वो एजाज भाई के जाने वाले थे। तो उन्होंने आके इसे कंट्रोल में किया। उन्होंने भी बहुत बात करने की कोशिश की, मगर वो जिन ज्यादा मानने के लिए तैयार ही न था। वो कहता था कि अब ये मेरी है और मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। उस आलिम साहब ने भी कुछ तावीज़ वगैरह दिए। जब एजाज भाई ने देखा तो उसने पहले वाला तावीज़ भी नहीं पहना हुआ था। इन्होंने सारा घर छान मारा, मगर वॉशरूम में पड़ा हुआ था। जब वो नहाने गई थी तो उसने उतार के वहीं रखा था। एजाज भाई ने कहा कि उसी वजह से दोबारा इसका हमला हुआ है, क्योंकि तावीज़ उसने उतार दिया था। अब उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से इसका गला दबा दिया था और उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। और वो बेचारी आज भी अपनी फूफो के पास जाने से बहुत ज़्यादा डरती है कि कहीं ये मुझे फिर से ना पकड़ ले, क्योंकि वो चीज़ आज भी उनके अंदर मौजूद है और वो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं भी कोर्ट मोमेंट में मौजूद था। मेरे अब्बू के चाचू हैं, उनकी डेथ हो गई थी। वो लोग भी उनकी फौतगी पे आए हुए थे। मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। हम सारे कज़न बहन भाइयों की तरह हैं, तो जहाँ पर हम लोग मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं। मैं उस टाइम पर पढ़ रहा था, तब मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे और हमारे गांव में तब एक नया सिटी सेंटर ओपन हुआ था। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया। तो मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था। 3 दिन के बाद कुल था और हम लोग शाम में सारे बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे। जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ पर माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं था। उसने शायद अपना तावीज़ भी गुम कर दिया था। वो मेरे साथ बैठी हुई थी और मुझे पता नहीं था कि उसके साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं बैठा हुआ था, उसकी छोटी बहन बैठी हुई थी, मेरा छोटा भाई भी वहाँ पर था, मेरी 2-3 और कजिन्स भी थी। हमारी आपस में बहुत बनती और हम सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। हमारी बहन भाइयों की तरह आपस में बॉन्डिंग है। तो मुझसे पूछ रही थी आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने भी पूछा कि आपकी शादी की बातें चल रही है। और जब मैंने उससे पूछा और हाथ से इशारा करके पूछा कि आपकी शादी कहाँ हो रही है, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और अदनान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने इतना जोर से मेरा हाथ पकड़ा। हालांकि वो बहुत नाजुक सी और सीधी सादी लड़की है, मगर उसने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरा हाथ दर्द होने लग गया। मैंने कहा छोड़ो, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। मैंने एजाज भाई को आवाज दी कि ये देखें, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब छोड़ ही नहीं रही। तो वो जो भी चीज उसके अंदर थी वो बोलती है तुम लोग इसकी शादी कराओगे, मैं करवाता हूँ तुम्हारी शादी भी और इसकी भी, तुम सब्र करो। तो एजाज भाई भाग के आए। इन्होंने इस पे दम वगैरह पढ़ना शुरू किया। सब लोग वहां पर बैठकर पढ़ रहे थे, मगर वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मेरा हाथ बकायदा दर्द करना शुरू हो गया। तो एजाज भाई ने कहा कि जाहिर तुम कोशिश तो करो। मैंने कहा भाई वो छोड़ ही नहीं रही। तो फिर साथ मस्जिद में कारी साहब जानने वाले थे, इन्होंने से बुलाया। इन्होंने इस पे कोई दम वगैरह किया, तब जाके उसने मेरा हाथ छोड़ा। और अगले 4-5 दिन तक भी मेरे हाथ में बहुत दर्द होता रहा। उसने इतनी जोर से पकड़ा था, उसकी उंगलियों के निशान मेरे हाथ पर छप गए थे। फिर मुझे पप्पा ने बताया कि उसके साथ ही मामलात हो रहे हैं। मैं एक आलिम साहब को जानता था। मैं उनके पास गया, उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ।
یا پھر مجھے آپ کے گھر آنا پڑے گا۔ ہم نے کہا اگر ہم اسے یہاں لے کر آئیں تو وہ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر ہم کچھ بھی کرنے لگے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرنے لگے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے گھر جمعرات والے دن آؤں گا، اور وہ بھی رات کے ٹائم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پر تب تک جو قاری صاحب ان پہ دم کر رہے تھے آپ وہی ان پہ کرواتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر وہ اس طرح سے حرکتیں کرنے لگی جس طرح سے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کھیل رہے ہو؟ جیسے 5-6 سال کا بچہ حرکتیں کرتا ہے، بالکل ویسی اس کی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ اور اگر کوئی اس کو غور سے دیکھ رہا ہوتا تو آگے سے وہ بولتی تھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو مجھے؟ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، میری طرف ایسے مت دیکھو۔ اور کبھی کبھی لیٹے لیٹے اس کے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتی۔ جب وہ لوگ فوتکی پر آئے تھے تو وہ لوگ ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ کبھی کبھی چارپائی پر لیٹی ہوئی چھلانگیں لگانے لگ جائے، اور کبھی خود کو زمین پر پٹکنے لگ جائے۔ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم اس کو دم والا پانی بھی پلا رہے تھے، اس پر آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھ کے پھونک رہے تھے۔ تو پھر جمعرات والے دن وہ عالم صاحب آئے۔ جیسے ہی ہمارے گھر داخل ہوئے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب میں نے اجاز بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے اسی طرح سے کرتا ہے، تو پریشان مت ہو۔ اور پھر وہ ہمارے چاچو کے کمرے میں پنکھے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی بغیر کسی سہارے کے۔ ہمارے جو کمرے ہیں وہ کافی اونچے ہیں۔ میں تو وہ دیکھ کر ڈر گیا، میری تو روح کانپنے لگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی ایسی چیز سے پالا پڑ جاتا ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے۔ بے شک ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کے پاس بہت پاور ہے۔ خیر عالم صاحب آئے، انہوں نے پڑھائی وغیرہ شروع کی۔ انہوں نے بھی اس سے بات کی تو اس نے کہا نہیں، آپ لوگوں کو اس کی شادی نہیں کروا سکتے۔ اگر تم لوگوں نے غلطی سے بھی اس کی شادی کروا دی تو اس کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر اگلے بندے کی زندگی برباد کر دوں گا، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ یہ مجھے پسند ہے، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیونکہ میری وہ کزن شکل و صورت سے بھی ماشاءاللہ سے کافی پیاری ہے، اور بہت نمازی پرہیزی بھی۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، پورے روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا، وہ بہت ہی نیک لڑکی ہے، مگر اس کی زندگی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ علامہ صاحب نے بھی اس کو تعویذ باندھا، پانی وغیرہ پلایا۔ تو میری پھپھو میرے والد صاحب سے بولتی ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، تو آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لو۔ تو ابو نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا تھا۔ جب یہ ساری شادی کی باتیں ہوئی تب میں اپنے گاؤں سے چلا گیا تھا پڑھائی کے لیے۔ جب میرے والد صاحب نے مجھے بولا تو میں نے کہا کہ ابو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میرا ابھی ایسا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں، ورنہ مجبوراً مجھے گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ پھر کیا پھپھو نے بھی میرے ترلے کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا کہ پھپھو ابھی تو میرا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا کے پیسوں پہ راج کرنا تو آسان ہے، مگر زندگی میں خود بھی کچھ کرنا ضروری ہے۔ تو جب یہ سارے رشتے کی باتیں چل رہی تھی تو اس کے اندر جو بھی مخلوق تھی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ وہ چاچو کے کمرے میں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ میرے دادو، میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم ایک کمرے میں ہی سوتے ہیں۔ میں بیڈ پہ سوتا ہوں، میری دادو اور میرے بھائی الگ سے چارپائی ہے۔ یہ تب کی بات بتا رہا ہوں جب میں گاؤں میں تھا۔ تو وہ آدھی رات کمرے میں آئی اور آ کر میرے سینے پر بیٹھ گئی اور مجھے بولتی ہے، تم جو اس لڑکی سے شادی کے خواب سجا رہے ہو، میں نے اسے تو کچھ نہیں کہنا، مگر تمہارا تو ککھ بھی نہیں رہنے دینا، تو اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔
तुम कहीं और चले जाओ। अगर तुमने इसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि बाकी सबको भी। मेरे तीनों भाइयों का नाम याद था। मेरी एक बहन है और इसे मेरी बहन का नाम भी पता था। उसने कहा, मैं तुम्हारी फला बहन को और तुम्हारे फला भाई को जान से मार दूंगा, और तुम्हें उनकी एक बोटी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो या अपनी फैमिली की खैर चाहते हो तो इस लड़की से शादी का कभी भी मत सोचना। और उसने मुझे मुंह पर 2 थप्पड़ दे मारे। मैं तो बिल्कुल सकते में आ गया। न मुझसे आवाज निकाली जा रही थी, न मैं हिल पा रहा था। तो उसके अंदर जो चीज थी, जब वो चली गई तो वो खुद जाकर दूसरे कमरे में सो गए। तो मैंने फौरन दादी को उठाया और इन्हें बताया इस तरह से हुआ है। फिर सुबह दादी ने अब्बू से बात की तो अब्बू ने फूफो से माजरत की। तो मैंने अब्बू से बोला कि अब मैं मजीद यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं अपनी पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा, बेटा रुक जाओ, ये वो। अब्बू बहुत फोर्स कर रहे थे रुकने के लिए। मुझे अपनी जिंदगी का कोई डर नहीं था, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान भी कर देता अपनी फूफो के लिए। मगर जब मेरे बहन भाइयों की बात आई, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की बात आई, तो उनसे आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मेरी छोटी खाला भी उस फोतगी पर आई हुई थी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मैंने परसों जाना है, तैयार हो जाओ, कोई मसला नहीं है। उन्हें पहले भी मुझसे बहुत लगाव था। मैं बचपन में उनके पास रहा हूँ। हमारा एज गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी उम्र 20 साल है और उनकी 24-25 साल है। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, साथ खेलते रहे, तो उन्हें मुझसे बहुत प्यार था। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम पढ़ाई करना चाहते हो, किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े, मैं हूं, मेरे घर पे रहो, मेरे साथ रहो, मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करवाती हूँ। 2 दिन के बाद उन्होंने जाना था तो मैंने अपने कपड़े वगैरह पैक कर दिए। मैंने अपनी वालदा को बताया कि 2 दिन के बाद मैं जाऊंगा। मैंने अपनी वालदा से कहा भी कि आप वालिद साहब से इस बात का जिक्र ना करें। रात के टाइम उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल वैसे ही थी तो जिस दिन हम लोगों ने जाना था। उससे पिछली रात को मेरी वालदा वॉशरूम के लिए गई। जब मेरी वालदा वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरी वो कजन सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। तो मेरी वालदा को गर्दन से पकड़ लिया और उनसे कहा, हाँ, तुम अपने बेटे को उस लड़की से रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी वालदा पहले ही बहुत बीमार थी। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर गए। मैंने अपनी कजन को पकड़ा और उसने मुझे भी उठाकर फेंका। उसने मेरे वालिद साहब को धक्का दिया तो मेरे वालिद साहब भी गिरे। फिर मैं उठा और अपने चाचू को आवाज दी, जाज भाई को आवाज दी, तो फिर हम तीनों ने मिलकर पकड़ने की कोशिश की। वो हमारे काबू में नहीं आ रही थी और हमने उसको चारपाई के साथ बांध दिया। फिर मैंने उसे कहा कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर रहा, तुम मेरे फैमिली को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम जो कोई भी हो तो प्लीज खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब मत करो, मैं इससे शादी नहीं कर रहा, मैं कसम से यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाओ और यहाँ से चले जाओ। तो सारी रात उसकी वो एक्टिविटीज जारी ही रही। तो मैं अगले दिन उठा, मेरी खाला तैयार होकर अपने घर से आई हुई थी। उन्होंने कहा कि चले। मैंने ड्राइव बुक की तो हम लोग वहां से निकल गए। अब मेरे वालिद साहब को इस बात का पता नहीं था। फिर मैं इस्लामाबाद चला गया। मैं उसकी जिंदगी से बिल्कुल आउट हो गया था। और फिर 4-5 दिन के बाद वो लोग भी वहां से चले गए। उसकी एक्टिविटीज उसी तरह से जारी रही। पुप्पा बताती है कि कभी ऐसा लगता था जैसे उसके कमरे से भेड़िए के घुर्राने की आवाज आ रही है। कभी ऐसा लगता था जैसे 3 से 4 लोग एक साथ हंस रहे हैं। इस तरह से आवाज आती थी। तो वालिद साहब ने मुझे फोन किया कि तुम क्यों चले गए, क्या मसला है। तो मैंने कहा मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे मेरी पढ़ाई पर फोकस करने दें।
मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बात को समझा और फिर मैं उस कहानी से अलग हो गया। आलिम साहब उस पर लगातार दम कर रहे थे तो वो ठीक थी। रात के टाइम वो एक्टिविटीज़ करती थी, मगर फजर से पहले ही सारी चीज़ें रुक जाती थी। तो अब आप उनकी खुशकिस्मती समझें या बदबख्ती। उसे लड़के वाले देखने आए, उसकी मंगनी वगैरह हुई, लेकिन उस चीज़ ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा। उनकी मंगनी भी हो गई और उस लड़की की शादी भी हो गई। मैं उस लड़की की शादी पर भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ मुझे मुतासिर करेगी। खैर उसकी शादी हो गई। मैंने पप्पू को बहुत मना किया कि आप उसकी शादी मत करवाएं, वो बेचारी और परेशान हो जाएगी, मगर उसकी शादी हो गई। और शादी की पहली रात तो जैसे ही वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसे उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना मारा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। 5-6 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। उसे लेकर घर आए। इन्होंने वलीमे पे 4 से 5 गाय मंगवाई हुई थी जो उन्होंने ज़िबा करनी थी। उन्होंने वो खरीद के अपने बाड़े में रखी और इसी रात वो 5 गायें हराम हो गईं। तो उन्होंने मेरे कज़न अजाज को बुलाया और कहा कि ये देखें, पहले हमारे बेटे के साथ ये हुआ और अब ये हुआ है, तो आप बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। तो साफ जाहिर है वो इनकी बहन थी, बहन का घर था। तो इन्होंने कहा हमें नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। इन्हें ये पता नहीं था कि आगे जाकर ये चीज़ें कितना ज़्यादा मुतासिर करेंगी। इसके बाद उनके घर में चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। कभी पैसे गायब हो जाते, कभी सामान गायब हो जाता, कभी उनके किसी बच्चे को चोट लग जाती, कभी उनका कोई बड़ा जख्मी हो जाता। उनकी वो शादी तकरीबन 1 महीना चली। वो लड़का जब 5-6 दिन के बाद ठीक होकर घर आया और कुछ दिन और उसने इसकी हरकतों को देखा, वो चीज जो उसके अंदर थी, उसने इसके सामने कहा, मैं इसको छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम जो मर्जी कर लो। फिर इस लड़की के दरमियान तलक कलामी हुई। आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके साथ ये मसला है। उसने मेरी कज़न को इतना मारा कि उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके मुंह और नाक से खून आने लगा और मेरी कज़न ने अपने भाई को फ़ोन किया और बताया कि इस तरह से घर वालों ने मुझे मारा है, आप आए। तो इजाज़ भाई वहाँ पर गए। उन्होंने इजाज़ भाई के ऊपर भी हाथ उठाया, उनकी आपस में भी हाथापाई हुई। तो वो अपनी बहन को लेकर घर आ गए और घर आने के 3 से 4 दिन के बाद इन्होंने तलाक नामे पर साइन कर दिए और कहा कि हमने आपकी बेटी को तलाक दे दी है, हम आप लोगों से मज़ीद रिश्ता नहीं रख सकते। अल्लाह पाक किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना करे। फिर क्या हुआ कि मेरा एक कज़न है और उसका भी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ। उसने मेरी खाला की बेटी के साथ शादी की थी। मेरा वो कज़न मेरी मामू का बेटा। तो जब उन लोगों की तलाक हुई तो उस लड़के की उसी लड़की के साथ बातचीत चल गई। उसने कहा कि मैं हैंडल कर लूँगा, मसला नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। शायद वो कुछ और समझ रहा था, मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ रहा था। उनकी आपस में शादी हो गई। अब उनकी शादी को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। आज भी उनके दरमियान बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े होते हैं। वो लड़का जो भी कमाता है उसको पता नहीं चलता कि वो किधर जाता है और उस मखलूक ने उस लड़की की पिटाई भी पता नहीं कितनी बार की है। तो अब मेरा वो कज़न उसको तलाक नहीं दे सकता क्योंकि वो घर का ही मेंबर है और उस 2.5-3 साल में उस मखलूक की वजह से उनके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। अब उस लड़की की हालत यह है कि उसके हाथ पांव सूख गए और उसका चेहरा भी बहुत अजीब हो गया। वो लड़का उसका बहुत ख्याल रखता है, मगर वो जितना भी खा पी ले मगर उसके ऊपर बिल्कुल भी मांस नहीं आता। उसकी हालत आज कल बहुत ख़राब है। जब मेरी कज़न की पहली तलाक हुई थी तो उसी बीच मेरे फूफा की डेथ हो गई थी। पहले उनको कुछ भी नहीं था, मगर फिर अचानक उनके दिल में सुराख हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की तलाक की टेंशन ले ली, या शायद उस मखलूक ने उन पर कुछ किया। अभी जब उसकी शादी मेरे मामू के बेटे के साथ हुई
और वो रहने के लिए मेरी पप्पो के घर पे गई तो रात को वो अपनी वालदा के साथ ही सोई। मगर जब सुबह उठे तो मेरी पप्पो उस दुनिया में नहीं थी। मेरी कज़न ने उनकी सांसें चेक की तो ना तो उनका दिल धड़क रहा था और ना ही वो सांस ले रही थी। उस सारे अरसे में जब ये सारी चीज़ें हुई और मैं इस्लामाबाद में मूव हुआ तो इसके बाद मैं पहली बार उनके घर गया। जब मेरी फूफो की डेथ हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि काश मैं उनकी बात मान लेता, मगर फिर मैंने सोचा अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता तो हो सकता था कि मैं इस रिश्ते को ना चला पाता। मेरी फूफो बहुत मोहब्बत करती थी, मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। इस मखलूक ने मेरी कज़न की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, उस लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद की जिससे पहले इसकी शादी हुई थी। मेरे मामू के बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद है। मेरी फुप्पो और फूफा इस दुनिया से चले गए। मेरी कज़न का बहुत नुकसान हुआ है। पहले उनके घर में 10-12 भैंसें होती थी, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। कई बार उसकी नौकरी भी गई और अब वो बेचारा एक मामूली सी 40-50 हज़ार की नौकरी करता है और अपना घर चला रहा है। भाई, उनके घर में रिस्क की कोई कमी नहीं थी, मगर वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कितने लोगों से इन्होंने इलाज करवाया, तावीज़ लिए, दम करवाया, मगर वो चीज़ आज भी इसे छोड़ के नहीं गई और ना ही वो इसे छोड़ के जाना चाहता है। तो अभी वो मेरी कज़न अपने मैके में और हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब है और अल्लाह ना करे मगर हालात इस तरह के लग रहे हैं कि उनका फिर से डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका एक और मिसकैरेज हुआ है। तो इस वजह से शायद वो उस रिश्ते को आगे लेकर ना चले। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपनी यूट्यूब फैमिली से लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की थी और बहुत लोगों ने नीचे नेगेटिव कमेंट किए थे, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अगर आपने ये 2 स्टोरीज नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।